दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें कई वीर राजाओं महाराजाओं का जिक्र मिलता है। इनमें कई वीरांगना महिलाओं और कई खूबसूरत महारानियों के बारे में भी हमें पता चलता है। लेकिन आज जिस महारानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें विश्व हुस्न की देवी, बेवफाई की अलामत और जहरीली नागिन के नाम से जानता है। हम बात कर रहे हैं मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा की। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जितनी सुंदर और चतुर थीं, उससे कहीं ज्यादा ये षड्यंत्रकारी, क्रूर और कामुक भी थीं। इनके कई पुरुषों के साथ नाजायज संबंध थे। ये राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनको ठिकाने लगवा देती थीं। इतिहासकार मानते हैं कि इन्होंने एक सांप से खुद को अपनी छाती पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी और कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि इनकी मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई थी। दोस्तों, इस हुस्न की देवी की रहस्यमयी शख्सियत से पर्दा उठाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से 2000 साल पहले ये कहानी उस समय शुरू हुई जब 323 ईसा पूर्व में दुनिया के सबसे बड़े विजेताओं में से एक विजेता अलेक्जेंडर उर्फ सिकंदर की मौत हुई थी। सिकंदर की मौत के बाद क्योंकि उसका कोई भी जिंदा वारिस नहीं था, इसलिए उसकी पूरी सल्तनत को उसके गवर्नर्स ने ही आपस में बांट लिया। इस तरह मिस्र का पूरा इलाका सिकंदर आजम के वफादार गवर्नर टोलेमी के हिस्से में आया और यहीं से मिस्र में एक नई हुकूमत की शुरुआत हुई। एक ऐसी हुकूमत जिसने अगले 300 सालों तक मिस्र पर राज किया। दोस्तों, वैसे तो मिस्र की सल्तनत के शुरुआती दौर में यहाँ वीर और साहसी राजा आए, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे इस सल्तनत में आने वाले राजा कायर और बुज़दिल होने लगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे मिस्र की सल्तनत कमजोर होती चली गई। और एक ऐसा वक्त भी आया जब मिस्र से ज्यादा ताकतवर रोम की सल्तनत को माना गया। जब पूरी दुनिया में रोम की सल्तनत का बोलबाला हो गया, उस दौर में रोम की सल्तनत दुनिया की एक ताकतवर सल्तनत बनकर उभरी थी, जो बहुत तेजी के साथ दुनिया के बहुत सारे इलाकों को अपनी सल्तनत के अंदर समेटती जा रही थी। मिस्र की सल्तनत के अय्याश राजाओं को जब ये महसूस होने लगा कि अब वो दिन दूर नहीं जब मिस्र भी रोम सल्तनत के कब्जे में आ जाएगा, तो उन राजाओं ने रोम से युद्ध की तैयारी करने की जगह रोम की सल्तनत को अपना खजाना देना शुरू कर दिया, ताकि हमेशा रोम मिस्र पर दया बनाए रख सके और उस पर हमला न करे। इस तरह वो अपनी रक्षा करते रहे। लेकिन दोस्तों, इस तरह से भले ही मिस्र सल्तनत की हिफाजत तो होती रही, लेकिन मिस्र की सल्तनत तब तक बहुत ज्यादा कर्ज में डूब चुके थे। इतिहासकार मानते हैं कि जिस वक्त क्लियोपेट्रा के पिता मिस्र की गद्दी पे बैठे, उस वक्त तक मिस्र की सल्तनत हद से ज्यादा कर्ज में डूब चुके थे। क्लियोपेट्रा के पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा और उनका छोटा भाई टोलेमी दियोनिसस दोनों मिस्र की सल्तनत के अगले वारिस बने, यानी दोनों मिलकर मिस्र के शासक बने। इसके बाद इन दोनों ने आपस में ही शादी कर ली। अब दोस्तों, सगे भाई बहन की शादी के बारे में सुनकर आप भले ही आज हैरान हो रहे हो, लेकिन उस दौर में मिस्र की प्रथा के अनुसार इसे जायज माना जाता था, क्योंकि मिस्र के लोगों का मानना था कि दूसरे व्यक्ति से शादी करने से सल्तनत दूसरे व्यक्ति के हाथों में चली जाएगी। इसलिए भाई बहन आपस में शादी कर लें तो सल्तनत किसी बाहरी व्यक्ति के पास न जाकर खुद के हाथों में रहेगी। दोस्तों, क्लियोपेट्रा और उसके छोटे भाई की शादीशुदा जिंदगी कुछ समय तक तो बहुत अच्छी चली, लेकिन फिर धीरे धीरे इनके बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। यह आपसी झगड़ा धीरे धीरे इतना खतरनाक रूप लेता चला गया कि एक दिन तो क्लियोपेट्रा को रातों रात अपने भाई से जान बचाकर सीरिया भागना पड़ा। इत्तेफाक से उस समय दुनिया की ताकतवर सल्तनत में से एक रोम सल्तनत की गद्दी को लेकर दो योद्धाओं में लड़ाई चल रही थी, जिसमें से एक योद्धा का नाम पोम्पे और दूसरे योद्धा का नाम जूलियस सीजर था। इस लड़ाई में पोम्पे की हार हुई और वो अपनी जान बचाते हुए मिस्र जा पहुंचा। मिस्र पहुंचकर उसने वहां के राजा टोलेमी दियोनिसस यानी कि क्लियोपेट्रा के भाई से शरण मांगी, लेकिन जब उसको इस बात का अंदाजा हुआ कि वो जूलियस सीजर का दुश्मन है, तो उसने जूलियस सीजर को खुश करने के लिए पोम्पे का कत्ल करवा दिया। उसी समय जूलियस सीजर अपने दुश्मन पोम्पे का पीछा करते हुए मिस्र आया। तब उसे पोम्पे की मौत का पता चला तो वो मिस्र के राजा टोलेमी से बहुत प्रसन्न हुआ। पूरे मिस्र में जश्न की घोषणा कर दी गई। जब क्लियोपेट्रा को जूलियस सीजर के बारे में पता चला, तो क्लियोपेट्रा ने मिस्र की राजगद्दी को दोबारा हासिल करने के लिए रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने रूपजाल में फंसाने की चाल चली। उनकी ये चाल कामयाब रही और जूलियस सीजर ने उनकी मदद करने के लिए तुरंत हामी भर दी। जूलियस सीजर ने मिस्र पर हमला बोला और टोलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बिठा दिया। लेकिन मिस्र के लोगों ने एक महिला के शासक होने पर उंगलियां उठाई और उनके शासन को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद न चाहते हुए भी उनको अपने दूसरे छोटे भाई से शादी करनी पड़ी। इसके बाद उन दोनों के बीच भी कुछ दिनों बाद से अनबन की शुरुआत हो गई, लेकिन इस पर क्लियोपेट्रा ने चालाकी दिखाते हुए अपने छोटे भाई को जहर देकर मार दिया। इसके बाद वो रोम में जाकर जूलियस सीजर के साथ रहने लगी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। इस दौरान क्लियोपेट्रा ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। वो बात और है कि रोम के लोग क्लियोपेट्रा और उनके शासक जूलियस सीजर के रिश्ते से खुश नहीं थे। असल में क्लियोपेट्रा का रिश्ता मिस्र से था और उस समय मिस्र के रोम के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। हालांकि इस दौरान ही जूलियस सीजर की एक भीड़ के द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है और क्लियोपेट्रा को मजबूरन रोम से वापस लौटना पड़ता है।
जूलियस सीजर की हत्या के बाद उनकी सेना के जांबाज कमांडर मार्क एंथनी रोम पर शासन करते हैं और रोम की सल्तनत को एक नई दिशा देते हैं। इसके साथ ही एंथनी मिस्र के प्रति रोम की ईमानदारी भी दिखाते हैं और क्लियोपेट्रा को राजनीतिक गठबंधनों के साथ मिलकर चर्चा करने का बुलावा भेजते हैं। 2 बार तो क्लियोपेट्रा उनके प्रस्ताव को ठुकरा देती है, लेकिन तीसरी बार बुलाए जाने पर वो एंथनी से मिलने के लिए सहमत हो जाती है। माना जाता है कि अपनी पहली मुलाकात में ही क्लियोपेट्रा एंथनी को अपना दिल दे बैठती है। साथ ही वो अपने आकर्षण से एंथनी को जीत भी लेती है। कुछ समय बाद ही क्लियोपेट्रा ने एंथनी को मिस्र आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद दोनों मिस्र में मिले तो नजदीकियां बढ़ गईं। जल्द ही दोनों के प्यार के किस्सों ने तूल पकड़ ली और वो जमाने से बेफिक्र होकर प्यार के नशे में डूबते चले गए। वो खुलेआम एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों के बीच रिश्ता गहरा हुआ तो मिस्र पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली समझा जाने लगा। मिस्र की ताकत को बढ़ता देख रोम के लोगों को ये रिश्ता रास नहीं आया। वो क्लियोपेट्रा को एंथनी की पत्नी बनते नहीं देखना चाहते थे। जूलियस सीजर की तरह इस रिश्ते का भी खूब विरोध हुआ। रोम के लोग किसी भी कीमत पर दोनों को एक होते नहीं देखना चाहते थे। इसके बावजूद भी इस प्रेमी जोड़े ने विवाह कर लिया। इसके बाद एक साथ एंथनी और क्लियोपेट्रा ने एक मजबूत सत्तारूढ़ सत्ता का गठन किया। अब वो एक टीम की तरह काम करने लगे। इस तरह से वो सीधे तौर पे ऑक्टावियन के प्रतिद्वंदी हो गए थे। आपको बता दें कि ऑक्टावियन जूलियस सीजर और उनकी बीवी आत्या की इकलौती जायज औलाद था। ऑक्टावियन कुछ करता है इससे पहले एंथनी ने शाही अंदाज में क्लियोपेट्रा की रोम में एंट्री कराई। एक शक्तिशाली सेना के बीच उन्होंने क्लियोपेट्रा को अपनी रानी होने का ऐलान किया। क्लियोपेट्रा शानदार पोशाक में मुस्कुरा रही थी और ये देखकर रोम के लोग जल रहे थे। जल्दी इसकी सूचना ऑक्टावियन को मिली तो वो खुद इस नजारे को देखने पहुंच गया। एंथनी के बढ़ते कदम को देखकर ऑक्टावियन बौखला गया, क्योंकि वो सीजर की इकलौती जायज औलाद था, इसलिए वो खुद को रोम का असली सम्राट मानता था। इसी सोच के चलते उसने एंथनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह रोम में ऑक्टावियन और एंथनी की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया। एंथनी की सेना इस युद्ध में भारी पड़ रही थी। वो तेजी से ऑक्टावियन के सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ रही थी। ऑक्टावियन ने देखा कि वो कमजोर पड़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती जा रही थी कि उसे लगने लगा था कि वो आसानी से जीत नहीं पाएगा, इसलिए उसने साजिश रची। इसके तहत माना जाता है कि लड़ाई के दौरान झूठी खबर फैलाई गई कि क्लियोपेट्रा नहीं रहे। ये खबर सुनते ही एंथनी सदमे में आ गया। वो कमजोर होने लगा। उसने अपने सारे हथियार डाल दिए। अपने सम्राट को कमजोर होते हुए देखकर एंथनी की सेना भी कमजोर पड़ने लगी। ऑक्टावियन अपनी साजिश में सफल हो चुका था। उसने देरी न करते हुए इसका फायदा उठाया और युद्ध पर अपनी पकड़ बना ली। देखते ही देखते एंथनी क्लियोपेट्रा की मौत की खबर के कारण बिखरता चला गया और वो अपनी तलवार पे ही गिर गया। ये भी कहा जाता है कि एंथनी क्लियोपेट्रा के साथ मिस्र भाग गया था। अगले वर्ष जब ऑक्टावियन अपनी सेना के साथ मिस्र पहुंचा तो एंथनी ने कारावास से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। क्लियोपेट्रा को एंथनी की मौत के बारे में पता चला तो चौंक गई। वो ये सहन नहीं कर पाई। ऑक्टावियन के सिपाही उसे कैद में लेने के लिए आगे बढ़े तो वो तेजी से अपने महल की ओर दौड़ गई। वहां जाते ही वो एंथनी की चीजों से लिपट लिपट कर रोने लगी। अंत में जब उन्हें लगा कि वो पकड़ी जाएंगी तो उन्होंने एक जहरीले सांप से अपनी छाती पर कटवा लिया। वो मर चुकी थी। उनका शरीर नीला पड़ चुका था। उनकी आंखें खुली हुई थीं। इस तरह मोहब्बत करने वाले इन दोनों किरदारों ने मौत को गले लगा लिया। वो भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। इनकी प्रेम कहानी कितनी लोकप्रिय रही इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि शेक्सपियर जैसे साहित्यकार ने अपनी कहानी में इन्हें नायक और नायिका बनाया। इनकी कहानी पर जिगर मुरादाबादी का ये शेर एकदम सटीक बैठता है, जिसमें वो कहते हैं, ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो दोस्तों, मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा की रहस्यमयी शख्सियत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।